लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। मिशन 2019 की बात कर रहे हैं। 74 दिन अनुमान मानकर हम ये चल रहे हैं कि तमाम कयासों से पर्दा उठ जाएगा 74 दिनों के बाद। लेकिन उससे इतर इस लोकसभा के चुनाव से पहले हिंदुस्तान का वो आखिरी विधानसभा जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं वो है जींद। और जींद में आज मतदाताओं ने वोट कास्ट कर दिया है। 31 तारीख को फैसला होगा कि इस हैवीवेट मुकाबले में किस एक प्रत्याशी की तरफ जींद की जनता का प्यार गया है। यह बेहद एक अहम चुनाव है क्योंकि इस चुनाव के मार्फत यह कहा जा रहा है कि 2019 को साधने के लिए सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। एक रिपोर्ट से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। ये तस्वीरें देखिए। मतदान बूथ पर गीत गाती महिलाएं। वोटिंग के लिए आपने ऐसा उत्साह नहीं देखा होगा। हो भी क्यों ना, अपने मत का इस्तेमाल करना जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी जो है। इन महिलाओं को खुशी भी है और असमंजस भी। खुशी इसलिए कि कुछ ही घंटों में जींद को नया विधायक मिल जाएगा, लेकिन असमंजस इसलिए कि क्या चुनाव से पहले तमाम वादे करने वाला नेता जीत के बाद जींद का विकास करेगा या नहीं। जींद उपचुनाव नहीं, जींद की जंग कहिए, जिसे जीतने की कवायद में हर कोई जुटा है। ये मानना गलत नहीं होगा कि जींद की जीत आने वाले विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर साधेगी। हर दल के दिग्गज की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 31 जनवरी का, जिस दिन ये मशीनें खुलेंगी और दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा और कोई एक विजेता बनेगा जींद का सरताज। जींद की जंग में मुख्य तौर पर 5 दल सामने आए थे, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा, कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विनोद आसरी और इनेलो के उम्मीद रेड्डू शामिल हैं। इनमें से कुछ दिग्गजों ने तो मतदान से पहले मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना भी की और जींद उपचुनाव में जीत की कामना की और अपनी जीत का दावा करते भी दिखे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़ा साफ था। खट्टर साहब केवल जाति पाति के विभाजन को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि उनके पास विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। 4.5 साल से तो उन्होंने पूर्णतया जींद की अनदेखी की। दोनों जो चौटाला परिवार हैं वो भी इसी जातीय विभाजन में बटे हुए हैं। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिन्होंने जींद के विकास का एक मॉडल दिया। कैसे जींद जो है वो सबसे शिरोमणि शहर और जिला बनेगा, किस प्रकार से जींद की प्रगति होगी और कैसे पूरे प्रांत से जाति पाति के आधार पर समाज को बांटने वाले खत्म होंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं और मैंने इस बार भी चुनाव में कहा कि जो जाति पाति की बात करेगा वो आपका काम नहीं करेगा और जो काम करेगा उसकी जाति नहीं हो सकती। जात का काम नहीं, काम की जात नहीं, और ये सच होगा। 2 षड्यंत्रकारी इकट्ठे हो गए, एक केजरीवाल और दूसरा चौटाला गैंग। और इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि दुष्यंत और दिग्विजय अपने 86 साल बूढ़े दादा को अस्पताल से तिहाड़ जेल केजरीवाल के साथ मिलकर भिजवाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन 4 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो बिल्कुल भी मतलब कि विकास नाम का एक परिंदा भी पर नहीं मारता था जींद के अंदर। अब 4 साल में आप बाईपास देखिए, मेडिकल कॉलेज का निर्माण देखिए और 100 से 200 बेड में कन्वर्ट हॉस्पिटल देखिए और अंदर और शहर के अंदर और बाहर की सड़कें देखिए, जलघर देखिए, गांव के अंदर अंडर बाईपास देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। 10,000 15,000 की चर्चा अभी से पहले की थी, 10 दिन पहले की। आज जो चर्चा है 20,000 की लीड को भी हम क्रॉस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सुबह मंदिर होके आए, तमाम उम्मीदवार भी मंदिर होके आए, किस प्रकार का माहौल है? कहीं ना कहीं डर मन में या कुछ और? नहीं, मंदिर जाना कोई ये थोड़ी डर को प्रतीत थोड़ी करता है। मंदिर जाना तो सकारात्मक परमात्मा का आशीर्वाद लेना कोई शुभ कार्य है। बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत प्यार मिल रहा है और जबरदस्त जीत होगी हमारी। जो व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों के ऊपर, चाहे वो कंडेला गांव की हो, कहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप अभी तक कहाँ जाकर आ रहे हैं? मैं तकरीबन 10-15 गाँव में जाकर आया हूँ। जी, तो जो सरकार ने, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो चाक चौबंद इंतजाम है? हाँ ठीक है, ठीक है। और इंतजाम का तो तब पता लगेगा ना। इंतजाम तो ये जितनी भी सरकार की गाड़ी घूम रही, सरकारी कैंडिडेट की गाड़ी घूम रही थी वो छोड़ दी है। ये प्रेस के माध्यम से मेरे को पता लगा है
तो इंतजाम देख लो कैसे, एक फोर्स को दिखाना, फोर्स को खड़ा कर देना, उससे इंतजाम नहीं होते। जींद की जंग जीतने के लिए सभी दलों के उम्मीदवार बेशक दावा कर रहे हों, लेकिन विजेता कोई एक ही होगा, जिसके लिए जींद की जनता का फैसला तो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब इंतजार 31 जनवरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली, किस तरीके से प्रत्याशियों को भी आपने आखिरी बार अपने लिए अपील करते हुए भी सुन लिया, अपनी जीत का दावा करते हुए भी सुन लिया। अब ईवीएम में सारी चीजें कैद हो रही हैं धीरे धीरे, और अब 31 तारीख का हर किसी को इंतजार है। फिलहाल खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए आपको मिलवाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी आज की सोच क्या है। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज पुनिया जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश भाटी साहब इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रमन मलिक साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कितने आश्वस्त हैं रमन मलिक साहब? पूर्णतः। एक शब्द में आपने जवाब दे दिया। भाटी साहब आपसे जानना चाहूंगा, कितने आश्वस्त? 100% जीत। अच्छा, पुनिया जी? देखिए, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो वो अब कभी इस चीज़ को नहीं कहेगा कि कभी क्या चुरा, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से ही वहाँ पे जो लोग जनता, जींद की जनता ये दिखा चुकी है कि उन पे तो विश्वास उनका है ही नहीं। और जहाँ तक बात है आईएनएलडी के उम्मीदवार की, तो आप लोगों को सबको पता है कि वो कहाँ से उम्मीदवार लेके आए। और अभी जो कांग्रेस पार्टी की बात अगर हम करें, अभी तक के जो रुझान है, अभी तक के जो सारा अभी तक जो सर्वे से पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी सबको बाहरी मतों से बीट करके जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे साथ सभी खास मेहमानों के साथ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मतदान का वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग लाइन में खड़े हैं वही इस अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे, इसके अलावा और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। और कुछ ही पलों में वो फाइनल फिगर भी सामने आ जाएगा कि कितने % मतदान हुआ है जींद विधानसभा चुनाव के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अश्विनी जी, आप लोगों का समर्थन रहा जेजेपी को। आखिरी प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए प्रचार करने के लिए, कोई असर पड़ेगा क्या इसका? बिल्कुल पड़ेगा सर। दिग्विजय जी बहुत भारी बहुमत से वहाँ जीतेंगे और सीबीआई का सुपड़ा साफ होगा। जींद के लोगों को हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि भाई वहाँ से बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और दिग्विजय जी भारी बहुमत से वहाँ जीत हासिल करेंगे। और ये सारा का सारा आम आदमी पार्टी को श्रेय जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कार्यकर्ता ने जेजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके जो मेहनत की है, वो भी 31 तारीख को आपके सामने होगी। ठीक है गुलिया जी, यही सवाल, आश्वस्त कितने? साकेत भाई, जींद की जनता का, जींद के मतदाताओं का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से जींद की जनता ने हम लोगों को प्यार दिया, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नई पार्टी, नया झंडा और नया डंडा लेकर के हम लोग जींद से शुरुआत करी थी। जिस प्रकार से लोगों ने प्यार, आशीर्वाद दिया, उसके बाद ये जो लोग आज हंसने का काम करें ना, 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तब हम जरूर चर्चा में बैठेंगे। तो इसलिए कह रहे थे ना गुलिया साहब के जो हमेशा ये डंडे वाली जो आपकी जो नहीं, बात थी, आपकी पार्टी डंडे से ही होकर के बाहर निकली और पूरा हरियाणा डंडे को जानता है कि कैसे आपकी सोच है पंकज पुनिया जी। पंकज पुनिया जी, ये आपकी डंडा चलता है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, के अंदर भी जाके किसान की मोटरसाइकिलों के ट्रैक्टरों के चलान किए जाते थे। ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, और जब 31 को रिजल्ट आएगा ना, अभी आपने कहा डंडा, तो इसलिए थोड़ा याद आ गया। ठीक है, आप दोनों को जरा रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी पवन आज सुबह से ही कंडेला गांव के अलग अलग बूथ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक आखिरी तस्वीर जो वहां पर कैद हुई है, पवन, क्या कुछ है वहां पर? में अभी तक जो है वो बम्पर वोटिंग हुई है, 5 जो है वो बच चुके हैं, और वोटिंग जो है वो बम्पर हुई है। 80% के करीब जो मतदान है वो अभी तक कंडेला में हो चुका है। यहाँ पर जो है वो 4 मतदान केंद्र बनाए हुए हैं और 80% के करीब मतदान जो है वो 5 बजे तक हो चुका है। लेकिन जो मतदान का समय है वो 5 बजे है, लिहाजा जो मतदान केंद्र परिसर का जो मुख्य गेट है उसको अभी जो है वो बंद किया जा रहा है। और जो नियम है उसके मुताबिक, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है उसके तहत 5 बजे का जो समय है वो मतदान तक के लिए तय है। लिहाजा ये जो मुख्य गेट है वो 5 बजे अब बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा
जो अभी इस मतदान परिसर के अंदर जो मतदाता दाखिल हो चुका है वो जो है वो अपना मत का इस्तेमाल जरूर कर सकेगा, क्योंकि जो है वो मतदाता पहले ही यानी 5 बजे से पहले जो अंदर दाखिल हो चुका है वो जो मतदाता है वो जरूर मतदान कर सकेगा। लेकिन अभी 5 बजते ही गेट जो है उसको लॉक कर दिया गया है और जो बाहर जो है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अब कोई 5 बजे के बाद जो है वो अंदर मतदाता नहीं आ सकता है। मतदाता जो पहले से ही अंदर आ चुके हैं यानी जो लंबी लाइनों में कतार में अभी खड़े हैं केवल वही अब मतदान कर सकेगा। लेकिन 5 बजे के साथ ही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो मतदान केंद्र का मुख्य गेट है उसको बंद कर दिया गया है। चलिए शुक्रिया पवन, कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, ईवीएम भी कैद और किस्मत का ताला भी समझ लीजिए कि लग चुका है और 31 तारीख को ही परिणाम निकल कर आएगा। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और लगातार हम बात इस पर कर रहे हैं कि आखिर जींद के इस विधानसभा का हीरो बादशाह सरताज कौन होगा। सभी आश्वस्त हैं अपनी अपनी जीत को लेकर, मुख्यमंत्री भी आश्वस्त हैं। सुन लीजिए एक बार मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। चूँकि मतदाता का जब मन मूड होता है और वो मन मूड हम समझ चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी किसी को निकलेगी। और जब रिजल्ट 3 दिन बाद आएगा, नहीं कोई मशीन का खराब का विषय नहीं है, ये तो कांग्रेस की सोची समझी एक उक्ति है। जहाँ वो हार रहे होते हैं वहाँ तो जरूर कहते हैं, वो तो कहीं कहीं जीत रहे होते हैं वहाँ भी कह देते हैं। इसलिए उनका एक फ्रेज बन गया है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। आखिर देश में दुनिया में बहुत जगह पर ईवीएम चल रही हैं और ईवीएम के रिजल्ट के आधार के ऊपर ही सरकारें आ रही हैं। उसमें पिछले समय उनकी भी अपनी सरकार आई है, कांग्रेस की भी, तो ईवीएम के माध्यम से आई है। अगर ईवीएम खराब होती तो उनकी सरकार क्यों आती? जी हाँ, तो ईवीएम पर चर्चा शुरू हो गई है और रिजल्ट के आने के बाद यानी 31 को भी ईवीएम को लेकर लगातार हर तरफ चर्चा होगी। कोई उसमें खामी निकालेगा, कोई कहेगा कि ईवीएम पाक साफ है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का रुख करूंगा मैं इस बार। पंकज पुनिया साहब, मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ी देर के बाद यही कहने लग जाएंगे कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखिए, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को उनको खुद पता होगा कि क्या गड़बड़ है या उन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक ईवीएम की बात है तो कांग्रेस की बात नहीं और अभी कोई ईवीएम की चिल्लाने की भी बात अभी तक तो कोई है नहीं और आने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र पे विश्वास कांग्रेस पार्टी को हमेशा रहा है। और जहाँ तक अगर भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम की मंशा की बात करें तो अगर इन लोगों का इतना दावा है कि हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो इतनी पार्टियां ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, तो आप क्यों नहीं उसको करेक्ट करवाना चाह रहे? कितने सारे लगातार चुनाव आयोग ने तो ऑफर दिया ही था। चुनाव आयोग ने ऑफर सिर्फ इस चीज का दिया था। चुनाव आयोग बार बार एक चीज को दबाव, चुनाव आयोग तो लगातार दबाव में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। वो बार बार कह रहा है कि नहीं, हम ईवीएम को नहीं छोड़ सकते, बैलेट में नहीं आ सकते। मेरी जानकारी है पुनिया साहब, चुनाव आयोग जो है वो स्वायत्त संस्था है। देखिए, सभी पार्टियों ने मांग की है कि आप जो पहले इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान से पहले जो कंट्रियां थी वो ईवीएम से बैलेट पेपर पे आ गई। अगर कोई पार्टियां लोकतंत्र में बैलेट की मांग करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें परहेज क्या है इस बात में? अगर कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर उस पर सरकार के हस्तक्षेप का अगर आरोप लगाएंगे तो वो किस लिहाज से जायज होगा? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं जायज होगा। आपके सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे ये काम तो आप करते हैं, आप जस्टिस को मरवा सकते हो, आप जस्टिस को मरवा सकते हो, आपकी सरकार है, आप मरवा सकते हो। उनको बोलने नहीं दे सकते, उनको बोलने नहीं देते। प्रवक्ता से पूछता हूँ कि अगर आपके पास देश की साबित करिए, सारी चीजें साबित करिए, कोर्ट में केस डालिए। राहुल गांधी मत बनिए यहाँ पे, क्यों चिंता करो? सारे आइए, झूठ बोलिए, भाग जाइए। राहुल गांधी ने यही अरविंद केजरीवाल से सीखा। आइए, छुट्टी और चले जाइए, पार्टी बात नहीं करती, फजूल की बात मत करिए। आप केस डालिए, अगर हिम्मत है केस डालिए। सवाल जायज नहीं है, केस डालिए। दूसरे देश में लोगों के नागरिकों को जाके ईवीएम पे सवाल उठाते, आप क्यों नहीं जांच करवाते? आपको दिक्कत क्या है? आप दूसरी पार्टियों को सुनना ही नहीं चाहते, आपके पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोकतंत्र का गला घोटने पे लगातार लगे हुए। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो क्यों नहीं बात करते? आप अगर किसी का अगर आपकी मंशा ठीक है, आपकी मंशा ठीक है तो आप उसको क्लियर कीजिए। आप अगर आप इतने ही साफ सुथरे क्लियर हो जाते हैं उसको भी नहीं मानते। अरे भैया,
पूरे सुप्रीम हिंदुस्तान कोर्ट की को भी सारी, मानते हो। हम तो सबको मानते हैं, हम इटली तो के संविधान में सुप्रीम विश्वास कोर्ट करते हैं, जाके- आपका संविधान में विश्वास नहीं है, आप आपका संविधान में संविधान- विश्वास नहीं है, आपका लोकतंत्र आपने में विश्वास संविधान नहीं के है, साथ जितनी आपका छेड़छाड़ सिर्फ करी है, विश्वास किसी ने किस नहीं चीज करा। में है, बाटा बाटी में आपका विश्वास है, आपका मारने में विश्वास है, और ये आपने अरे गुजरात से किसको लेकर मार दिया भाई? पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी करके में दिखाया। किसने मारा? आप या तो हिंदू 84 मुस्लिम में पे आ किसने जाएंगे मारा? या आप जात बिरादरी पे चले जाएंगे, इसके अलावा आपका कोई आपने विकास का करा क्या? एजेंडा नहीं है। प्रोफेसर वीरेंद्र क्यों किसके थे? आपने क्या कर लिया किसी प्रोफेसर का? वीरेंद्र किसके थे? आपने चुनाव से पहले बात की थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बिल्कुल। सारा दिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आपने क्या बिल्कुल भ्रष्टाचार में करा। निकाल के दिखा दिया? देश की जनता आज आपसे पूछ रही है, आप लाखों करोड़ों की बात करते थे, मेरे पास फाइलें, मेरे पास फाइलें, एक पर्चा आपके पास नहीं मिला आज तक भी। भाई, सिर्फ और 360 सिर्फ झूठ, लेके जाते सिर्फ थे और कोई। सिर्फ झूठ पे आपकी राजनीति की नींव रखी अरे, हुई है, पुनिया जिसको साहब, इतना हरियाणा की मत जनता भी बढ़ाइए। और देश की जनता अभी भी तो इस रिजल्ट बार भी उखाड़ बाहर कर नहीं फेंक आए दें। हैं। चिंता ना चौथे कीजिए, नंबर पे, हमें पांचवें हमें नंबर जींद पे की कहीं जनता पर सुरजेवाला विश्वास साहब है। आएंगे। आपकी तरह जैसे ठीक है। आपने नगर निगम में लोगों को ठगने का, 1,70,000 जबरदस्ती करने का वोट है। काम किया, वो काम नहीं करते। पुनिया साहब, अगर कांग्रेस ये काम 1,70,000 करती वोट तो है। आप लोग सत्ता में शायद भी ना 10% भी मुश्किल से भाई सुरजेवाला साहब, साहब को ना मिले। आप ज्योतिषी होंगे, ध्यान आप को ज्योतिषी देख होंगे, लीजिए। आपका अच्छा ज्ञान काम होगा, करने आप वाले अपनी को ज्योतिष पता होता अपने है। पास रख लीजिए, लेकिन 31 तारीख को दोबारा सब सामना होगा, तब इस बात पे चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बात ठीक है। करेंगे। उमेश भाटी साहब, एक आरोप अभी चर्चा के फर्स्ट राउंड में ही आप पर लगा कि आपने कैंडिडेट कहां से लिया, ये एक आरोप कांग्रेस की तरफ से आप पर लगाया गया। लेकिन मैं एक फैक्चुअल चीज़ जानना चाहता हूँ, समझना भी आपसे चाहता हूँ कि जेजेपी का बनना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, जेजेपी जो नई पार्टी आई है उसका हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। अब अपने अलग से वो काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम अलग से कर रहे हैं। सर, आप भी समझ रहे हमें हैं कि कोई मैं क्या किसी पूछना तरीके चाह रहा से हूं? भी हमें पूरा बता रहा हूँ, कि हमें वहाँ कोई के किसी तरीके से जेजेपी भी के कार्यकर्ता से- कौन है? वही हैं जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल के हुआ नहीं, करते वो थे। तो देखिए अलग चीज है। राजकुमार सैनी के कार्यकर्ता कौन है जो बीजेपी से थे? हाँ, तो बीजेपी तो को इसलिए नुकसान ऐसा होगा कुछ भी उसका? नहीं है। उसका ऐसा नुकसान कुछ हो भी सकता नहीं है भारतीय जनता अलग-अलग पार्टी पार्टियां को। बनती है, प्रेसिडेंट आ गए हमारे पे वापस। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां बनती हैं, उसके अंदर भी कार्यकर्ता होते हैं, काम करते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से इलेक्शन को लड़ा, हमने अपने हिसाब से इलेक्शन को लड़ा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेजेपी अलग हो गई है, इनेलो अलग हो गए। इनेलो अपने आप में एक है और एक ही रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इनेलो ने अपने इलेक्शन को बहुत दमखम से वहाँ से लड़ा है। और जहाँ तक की बात आपने कही कि प्रत्याशी हमारा वहाँ का लोकल है, और मैंने नहीं, कांग्रेस ने कही सर। इस पे हम जो है बहस कितनी बार कर चुके हैं कि किस तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने सब कुछ है कि कांग्रेस ने कैथल से वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो जीत चुके हैं कैथल से, इनके पास में अगर इन्होंने जैसे हर बार विकास के मुद्दा ये लेकर आते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया वहाँ पर, तो मैं हर बार इस बात को कहता हूँ अगर इन्होंने विकास किया था तो पिछली बार भी इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ से जीती थी, और जीत के मिड्डा साहब वहाँ पर जो है विधायक बने थे। अगर इन्होंने विकास किए होते, इनेलो नहीं जीती, मिड्डा साहब जीते। नहीं, इनेलो ऐसे कभी आज तक हुआ है क्या? नहीं, कई बार आप इसके मतलब आज कई बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति विशेष जो है वो राजनीतिक 10 दल साल से बड़ा हो जाता है। 10 साल तक बड़ा हो जाता है, उसका कैरेक्टर जो है, उसका पहला- ऑरा जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। पहला जो इलेक्शन जब आदमी लड़ता है तो टिकट के बेस पे लड़ता है, उसके बाद में साथ में टिकट अजय गुलिया जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वहां से इनेलो नहीं जीत रही थी, वहां से मिड्डा साहब जीत रहे थे। देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन नेशनल लोकदल का 2 बार वहां से विधायक रहे मिड्डा साहब, और मिड्डा साहब की जो वहां पे छवि थी वो सबके सामने थी, क्लियर थी। और छवि के उसके बनाने के लिए बीजेपी ने अपना कोई 4.5 साल में वहाँ प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाई। उन्होंने मिड्डा साहब को वहाँ से जो उनके बेटे को जो है सहानुभूति की लहर लेने के लिए वहाँ से प्रत्याशी उतारा, और कांग्रेस के पास में तो अपना प्रत्याशी वहाँ से था ही नहीं। कांग्रेस ने कैथल से प्रत्याशी लाकर वहाँ बैठाया और बोला कि कैथल में विकास किया है, अब जाकर यहाँ पर विकास किया है, करेंगे। तो मुझे लगता है शायद आने वाले 90 के 90 विधानसभा शायद सुरजेवाला को जो लड़ाएंगे, क्योंकि वही विकास करने वाले हैं, इनके यहाँ तो और कोई है नहीं। बाकी तो सारे सीएम है, विधायक बनने के लिए इनके पास एक अकेले सुरजेवाला ही है। तो ये किसी और पार्टी पे आरोप लगाएं, उससे बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनके साथ क्या खुद है। ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ कहना भी है, रिएक्शन भी देना है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी सभी खास मेहमानों को बराबर मौका मिलेगा ताकि वो अपनी बात इस मंच पर रख पाएं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और लगातार चर्चा यहाँ पर चलती ही रह रही है, ताकि चाहे वो ब्रेक का वक्त हो या फिर ब्रेक के बाद हम ऑन एयर हों, हमेशा ये चर्चा जारी है कि आखिर सियासत में कौन आगे जाएगा। और जिस मिशन 2019 की हम बात करें, कमोबेश चर्चा उसकी भी हो रही थी कि नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। खैर, वापस लौटते हैं अपने सभी खास मेहमानों के पास और चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। और अजय गुलिया जी, जिस तरीके के सवाल ये उठ रहे हैं
कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी दोनों रास्ते अलग हैं, कोई दो राय नहीं है कि रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समर्थक, ये कार्यकर्ता हैं तो उन्हीं के, और नुकसान तो आप लोगों ने कर दिया उनका। साकेत भाई देखिए, हम लोग यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम लोग किसी का नुकसान या फायदा करने के लिए नहीं। अब एक नीड ऑफ आवर जिसको कहते हैं, नीड ऑफ आवर थी कि हरियाणा प्रदेश के लोग ऐसे राजनीतिक दल का गठन हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहते थे जो उनके लिए काम कर सके, जो पॉजिटिव राजनीति कर सके, जो सकारात्मक राजनीति करे, जो विकास की बात करे, लोगों के बीच में रह करके उनके काम करने की बात करे। अभी आपने ब्रेक से पहले देखा, सब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे थे। अब जिस प्रकार से जींद की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो अगर दिग्विजय चौटाला जी निश्चित रूप से जीत करके आएंगे। और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि जब दोबारा चुनाव होंगे तो हम ये लेकर के नहीं जाएंगे कि हमें कितना समय मिला था, ये कम समय कम था, कि सरकार भाजपा की थी, हम लोग तो विपक्ष में बैठे थे। हम लोग अपने किए हुए कामों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव, कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, कि आप कितने दिनों में कितना काम कर सकते हो। ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा हमारे लिए कि भाई इतना कम समय था, सरकार नहीं थी, राजनीति बदलने आए हैं। नहीं, बिल्कुल, ये सारी व्यवस्था जो एक व्यवस्था राजनीति बदलने आए हैं, जो व्यवस्था, बिल्कुल साकेत भाई, जो व्यवस्था चरमरा गई थी उसको दुरुस्त करने, और एक आम शहरी, एक आम हरियाणा वासी उसको ये लगे कि आज हरियाणा प्रदेश में उसकी सरकार है, हम ऐसी सरकार देने हरियाणा प्रदेश के अंदर आए। अच्छा, ऐसी सरकार देना चाहते हैं आप, जो कि लगभग वही सुर हैं आपके जो कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था। नहीं साकेत भाई, तो मैं हमेशा हमेशा मेरे और आपके बीच में इसी बात को लेकर के मनभेद नहीं, मतभेद हैं, इसी बात को लेकर के कि आप अगर अच्छी बात कोई आम आदमी भी करता है तो वो अच्छी, अगर कल को भाजपा भी कोई ऐसी नीति लेकर के आती है जिससे आम हरियाणा प्रदेश के नागरिक को फायदा होगा, तो सबसे पहले जन पार्टी उसका स्वागत करने का काम करेगी। या कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल कोई ऐसी स्कीम लाता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे आम हरियाणा वासी को फायदा होगा और आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी, तो हम लोग उसका स्वागत करने वाले लोग हैं। हम नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं है। ये बात किसी से छुपी नहीं। आप दिल्ली के किसी स्कूल में जाएंगे जो केजरीवाल जी ने काम किया है, अस्पतालों के अंदर जाएंगे, देखिए अब मैं ये कह दूं कि 100% काम हो गया, नहीं, वो बात बिल्कुल गलत होगी। लेकिन उन्होंने एक शुरुआत करी जिसको कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। एक शुरुआत होगी, एक गरीब से गरीब आदमी जाकर के दवाई ला सकता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में आज जा रहा है, कम से कम अच्छी शिक्षा उसको प्राप्त करने का। ये लोग तो कहते हैं कि एसवाईएल का पानी नहीं देना है हरियाणा को। देखिए, उस मामले में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इनकी जब भी कोई किसी से समर्थन लेता है, समर्थन देता है, एक प्रोग्राम मिनिमम बात होती है। जैसे कि उस दिन अब दिग्विजय जी ने भी कहा कि अगर ये हरियाणा में हमारे साथ आएंगे तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के हम हरियाणा प्रदेश के साथ हैं और हम प्रतिबद्ध हैं उस बात के लिए कि हरियाणा प्रदेश को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। अच्छा, इस बार इन्होंने समर्थन दिया या आपने मांगा? नहीं, देखिए आप साकेत भाई, आप बातों को ना बार बार, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि अगर ये लोग विधानसभा चुनाव में या आगे आने वाले चुनाव में आपके साथ आएंगे, इट मींस कि उनका इंटरेस्ट है। नहीं, उनका इंटरेस्ट है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात कम है। अगर वो आते हैं तो देखिए, अब साकेत भाई इसमें फर्क देखिए, हम लोगों के एक हरियाणा, सिंपल सा सवाल है मेरा, हरियाणा प्रदेश इस बार आपने समर्थन लिया या उन्होंने दिया? आपने मांगा या उनका ऑफर था? देखिए साकेत भाई, सुन तो लें आप, जवाब तो मुझे देने दें। हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए तय पैरामीटर्स हैं, हरियाणा प्रदेश के लिए हमारी जिम्मेवारियां हैं। अगर ये लोग उसको स्वीकार करेंगे तो बिल्कुल दोनों दल साथ आ सकते हैं। आप स्पष्ट राजनीति की बात कर रहे हैं, स्पष्ट जवाब दे दीजिए। नहीं, स्पष्ट बात ये है, दुष्यंत जी ने 2 दिन पहले उनका संदेश लेकर के सांसद, राज्यसभा से इनके सांसद दुष्यंत जी के पास आए, उसको स्वीकार किया गया और उसी दिन आकर के मंच पे आकर के केजरीवाल जी, उनके सांसद का जो संदेश था उसको स्वीकार किया गया, उनके समर्थन को स्वीकार किया गया और केजरीवाल जी ने आकर के जींद की। अश्विनी जी, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि आप लोग ऑफर लेकर के चले गए जेजेपी के पास कि भैया हम तो नहीं उतर रहे, लो हमारा समर्थन आपके साथ है? देखिए सर, साकेत जी, मैं बताऊं आपको
ये जो बातें हैं, आज अगर हम इन बातों से हट करके हरियाणा के हित की बात करें, हरियाणा की भलाई की बात करें, क्यों हट जाए? क्यों राजनीति नहीं है क्या? देखिए राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए, राजनीति में जो भी साथी हैं, चाहे वो दिग्विजय जी ने समर्थन मांगा या जेजेपी पार्टी ने समर्थन मांगा, नहीं मांगा ना, इन्होंने साफ हो गए, ये तो कह रहे नहीं मांगा। आपके राज्यसभा सांसद गए थे ऑफर लेकर के। चलो कोई बात नहीं मांगा तो सर, आम आदमी पार्टी हरियाणा के हितों के लिए आई है। हरियाणा के हित के लिए कोई भी एक समान विचारधारा का आपके संयोजक, आपकी पार्टी के संयोजक कहते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिलना चाहिए, वो फिर हरियाणा के हित की कैसे बात हो गई? ये बात तो रणदीप सुरजेवाला के ऊपर भी लागू होती है। छोड़िए, आपकी अपनी पार्टी का काउंटर अटैक करना खुद को सही साबित करना नहीं है। अभी खुद को सही साबित करने का मतलब ये नहीं कि आप काउंटर अटैक करेंगे। जींद में साहब आप अपने तथ्यों को सही कीजिए ना, दूसरे के फिगर्स अगर गलत है तो वो गलत ही रहेंगे। ये सवाल तो सुरजेवाला जी से भी होगा, कांग्रेस से भी हम करेंगे, लेकिन अभी तो आपको बताना होगा ना साहब, अभी तो आपको बताना होगा कि आपके संयोजक ऐसा कहते हैं कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए, तो किस हरियाणा के हित की बात करते हैं? कभी भी ये नहीं कहा कि भी हरियाणा का पानी, जैसे अभी ब्रेक में अभी 15 लाख की बात हो रही थी ना साहब, और आप लोग कह रहे थे कि कहा है, वैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, ऐसे और पंजाब में जाकर कहा है, मैनिफेस्टो लागू करते वक्त कहा है। ऐसे नहीं कहा जी, उन्होंने कहा था कि हरियाणा का कहीं नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था पंजाब के सफाई जैसे रमन मलिक साहब दे रहे हैं 15 लाख को लेकर के कि कहा ही नहीं गया, कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। वैसे ही आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अश्वनी जी आज बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अश्वनी जी ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिखा दे पूरा टेप जिसमें ये बोला हो। अश्वनी जी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप हरियाणा के हित की बात करते हैं। 15 लाख रुपए हर एक के, ठीक है मलिक साहब एक सेकंड, भाई साहब अश्वनी जी हरियाणा के हित की बात कर रहे हैं, आप लोग हरियाणा के हित की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी के संयोजक साकेत जी देखिए कितने साल से हरियाणा में एसवाईएल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सारी पार्टियां एसवाईएल के नाम पर राजनीति करती आई हैं, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी एक गिलास पानी लेकर नहीं आई। और सारी की सारी पार्टियां कांग्रेस ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, क्या बात कर रहे हो? बीजेपी है आज बीजेपी भी आज तो लेके आओ ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो। कर रहे हैं तो भाई साहब लागू करो ना, जो 30 साल से रुके पड़ी मलिक साहब चालू कर दिया। मलिक साहब आधा पानी आ भी रहा है। मलिक साहब देखिए हरियाणा में यही सवाल मेरा है, यही सवाल है अश्वनी जी। अश्वनी जी एक सेकंड, अश्वनी जी ना तो आप नगर निगम चुनाव में आप उतरे नहीं, आपने जींद उपचुनाव को भी छोड़ दिया, आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं। अभी इसका मतलब यही है कि आपकी जमीन है ही नहीं हरियाणा में, और आप देख रहे हैं कि कोई तो मिल जाए हमें, किसी के कंधे पर तो हम बैठ जाए, कोई तो हमारा सार्थी हो जाए, कोई तो बैसाखी दे दे। 31 तारीख को पता लगेगा कि किसकी जमीन है। इसमें आपका क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है? हमारा योगदान समाज से हूँ, मैं भी बनिया हूँ और बनियों की वोट हमें चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक आम आदमी के लिए समर्थन किया है, आम आदमी के हितों के लिए समर्थन किया है। और आम आदमी पार्टी ये कोई मांग थोड़ी रहा था साहब, इनेलो आपसे समर्थन कोई मांग थोड़ी रहा था, आपसे समर्थन मांग थोड़ रहा था। मैं वैसे समाज से आता हूं मैं। अश्वनी जी, अरे भाई साहब ये अश्वनी जी देखिए, अश्वनी जी समझिए इस चीज को। अश्वनी जी एक सेकंड, अश्वनी जी ये समझिए कि अगर आज की इस डिबेट में आप बैठे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि आपकी पार्टी ने समर्थन दे दिया, वरना इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि नगर निगम के चुनाव में हम लोगों ने देखा था। तो आप लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए, किसी ने मांगा नहीं, आप अपने गए और आपने कह दिया जी हमारा समर्थन ले लो। मांगा क्यों नहीं है? दिग्विजय जी ने समर्थन मांगा, उसके बाद नेशनल चैनल पे बोला है, अभी जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी ने नहीं मांगा था, आपके राज्यसभा सांसद का ऑफर आया। हितों के लिए, आम आदमी के हितों के लिए समर्थन किया गया है, आम आदमी के एक तरफ बीएसपी की बैसाखी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला टाइम है, कोई भी उतर गया, कोई भी एक दिख रहा नहीं है। देखिए बैसाखियों के बल चलेंगे तो आपने कोई बात नहीं, हमने दिव्यांगों की भी मदद की बैसाखी भी ली थी आपने रमन मलिक जी। आप देखिए ये ध्यान रखिए, सुनिए अपने वक्तव्य को ध्यान रखिए, हमने इनेलो की बैसाखी ली थी, हमारे साथ आप जुड़े थे, हमारे साथ
ये जो भाई साहब हरियाणा में कभी भी कांग्रेस के अलावा अगर कोई भी सरकार बनी है तो उसमें भाजपा थी और भाजपा के बिना सरकार नहीं बन सकती है। कोई भी किसी भी समान विचारधारा के साथ आ सकती है, कांग्रेस के साथ भी आएंगे। इसका मतलब आप लोग आप कांग्रेस के साथ भी आएंगे। भाई साहब तीनों का नाम इसका मतलब आप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हो। बीजेपी और आप कांग्रेस। मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए, जब आम आदमी पार्टी वहां पे आई तो कहा था हम भ्रष्टाचार के जो हमारे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे ना भ्रष्टाचार के लोगों का की सपोर्ट लेंगे। आप सबसे पहले हरियाणा में पहुंचे जिस पार्टी के अरे भाई साहब हमें आप बताओ, जवाब दे दो ना, आप काउंटर आप मुझे जवाब दे दो। आप लोगों ने जिस पार्टी की नींव रखी थी अरविंद केजरीवाल ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस बात की बात की थी, आप लोग जिस पार्टी के मुखिया जेल के अंदर है उन लोगों से आपने समर्थन कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है, आप उन लोगों को समर्थन देने के लिए अपने आप चले गए। अरे भाई साहब कांग्रेस में रहते हुए भ्रष्टाचार किया। अब हरियाणा में जो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, अब छोड़ दो। पार्टी ने जन्म दिया, हरियाणा के भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया। सबसे बड़े ठग टोपी जातिवाद के जहर में घोलने का काम आप लोगों ने किया। शुरू से जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज तक कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। आप भ्रष्टाचार की बातें कैसे अच्छे नहीं लगते ना? वो भ्रष्टाचार निकाल के तो दिखाओ। आपके पास तो अलमारियां भरी हुई थी भ्रष्टाचार की फाइलों की, आपके पास तो भ्रष्टाचार की फाइलों की भरी हुई थी। अब एक फाइल तो दिखा दो। ये भाई साहब देखिए, एक फाइल दिखाओ ना। राहुल गांधी के साथ शुरू से आम आदमी पार्टी जब बनी कांग्रेस के साथ जब पिछले 2014 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, लोगों को झूठे वायदे दिखा करके बड़ा झूठे आप लोग जो वादे करते हैं उनका जवाब बीजेपी आरोप लगाने में माहिर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ठगने का काम किया। इतने लोगों ने कहीं 1 लाख करोड़ का घोटाला, कहीं 50,000 करोड़ का घोटाला, कितने घोटाले फाइलें कहाँ हैं? ठीक है, दिल्ली की फाइलें कहाँ चली गई? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। आप सबको रोक रहा हूं आप सबको एक छोटे से ब्रेक ले आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को एक छोटा सा ब्रेक। पगड़ी गैंग बनी हुई है कांग्रेस। सबका लगातार चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि आखिरकार जींद में किसके पक्ष में मतदाताओं का वोट गया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले पंकज पुनिया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी काफी हमारे आम आदमी के जो प्रवक्ता हैं काफी चिल्ला कर बहुत सारे अपनी बातें रख रहे थे, सभी ने सुना भी उनको। लेकिन हमारा उनसे एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है कि आपके जो आम आदमी के जो संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी, जब वो इस राजनीतिक पार्टी का उन्होंने निर्माण किया था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्हें चाहे वो कांग्रेस को लेके बात थी, चाहे उनकी अपनी पार्टी के संविधान को लेके बात थी, उन्होंने अपनी पार्टी के संविधान में एक बहुत बड़ी बात की थी और पूरे देश और प्रदेशों की जनता ने उस बात को सराहा था। और कहीं ना कहीं उस पर उन लोगों ने उनको सत्ता में भी लेके आए थे कि वो भ्रष्टाचार पे एफिडेविट लेंगे, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसका ना समर्थन करेंगे, ना उसको चुनाव लड़वाएंगे। आज वो सारी बातें कहाँ पे हैं? आज आपने हरियाणा के अंदर जेजेपी से आपने गठबंधन किया, उन्होंने गठबंधन अभी प्रवक्ता जैसे बता रहे थे उन्होंने मांगा नहीं, आप खुद देने चले गए क्योंकि आपका आधार ही नहीं है। पहली बात तो हरियाणा में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग जब ये बात भ्रष्टाचार की करते तो आप पे हंसी आती है। पूरी प्रदेश की जनता, एक मिनट सुन लीजिए पूरे, एक मिनट सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, फिर अपना जवाब दे दीजिएगा। पूरे प्रदेश की जनता आज आपसे पूछ रही है कि जिस पार्टी के ऊपर इतने बड़ा आरोप लगे हुए हैं, जिसके परिवार के सदस्य आज भ्रष्टाचार के बीजेपी को मुकदमे में जेल में है, और आज आप कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के बदनाम करने की आपने तो शर्म इंतहा सारी इंतहा जो पार कर दी। इतने लोग पार्टी विकास की बातें आप बोल लीजिए, आप लोग इसमें आप बोल लीजिए, आप बोलते रहिए, आप बोल लीजिए। आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको कभी सुनने की आदत नहीं है। आप सिर्फ एक ढोंग का चोला आप लोग लेके आए, आम आदमी। अरे भाई साहब, जो आम आदमी आपका था, आज वो आम आदमी इतना खास आदमी बन गया
कि उसको आज हेलीकॉप्टर में और एयरप्लेन में फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। 4 साल होने खास आदमी इतना 4 साल होने को दिल्ली में आज आप लोगों को भ्रष्टाचार कहीं नजर नहीं आता। आज आप लोगों की जो फाइलें उनको पता नहीं, एक पैसे का भ्रष्टाचार आप साबित कर दीजिए। आपके तो मंत्री और एमएलए एक पैसे का भ्रष्टाचार कहीं साबित कर दीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है, आपको पता नहीं लगा के लिए काम किया है, आपको पता नहीं लगा अस्पतालों के लिए काम किया है, पता नहीं लगा क्या हुआ। आपके तो मंत्रियों के रिजाइन हो गए, आपको अभी तक पता। अरे शायद आप दिल्ली गए नहीं, लेकिन मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं कि आप लोगों की जो पार्टी के मुखिया हैं, जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं हरियाणा में, वो कांग्रेस के जितने भी साथी लगे हुए हैं हरियाणा में, कोई होगा नहीं मेरी हरियाणा में विकास, हरियाणा में मुद्दों की बात नहीं करते। तो जवाब दे दीजिए, बात को छोड़ करके आप मेरी बात का सिर्फ एक जवाब दे दीजिए कि वो बातें कहां गई, सोनिया के दरबार में जाकर कौन ज्यादा सेवा करेगा। आप लोग जो हरियाणा के मुद्दों से आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं था तो आप लड़वा लेते। आपने क्यों नहीं लड़वाया जिंद के अंदर कैंडिडेट? आपने नगर निगम में कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? मुझे तो आप पे शक है कि आप पार्लियामेंट में और विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं कोई जो आपका इंडोर कोई समझौता हुआ है उसको निभाने के लिए क्या क्या करेंगे हरियाणा में? आपके पास इसका मतलब कुछ नहीं है। आपने तो पहले हथियार घेर दिए। सीबीआई के छापे लगे। अच्छा, उनसे पहले इनेलो की सरकार थी, इनेलो वालों को सीबीआई के छापे लग करके अंदर है आज। और आज आप का भूपेंद्र हुड्डा, जितना पैसा भूपेंद्र हुड्डा ने जो प्रॉपर्टी डीलिंग, सबसे बड़ा वो मुख्यमंत्री नहीं था भाई साहब, प्रॉपर्टी डीलर था। और वो कांग्रेस दिल्ली में भी यही बातें कांग्रेस करते थे प्रॉपर्टी कि डीलर कितनी फाइलें हैं, फलां मंत्री की कितनी फाइलें, एक फाइल आज तक आपको नहीं मिली। क्या आपकी फाइलें कहां गई? भारतीय जनता पार्टी उठा के लेकर चली गई आपकी फाइलें, या आपने जिन लोगों पे आरोप लगाए थे उनके साथ आपकी कोई बात हुई है? आप बता दीजिए, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ बातें गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। आज प्रदेश की जनता पूछ रही है, आज आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आप नैतिक अपनी जो है साख वो खो चुके हैं। प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जो आप भ्रष्टाचार की बातें करते हो, भ्रष्टाचार जनता अगर आपके मुख से अच्छा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हम कम कर देंगे। आपको भ्रष्टाचार के नहीं है, हौसला होता है उम्मीदवार उतारने का। आपके अंदर आपको पता है प्रदेश की जनता आपके साथ नहीं, आपके पास हौसला नहीं है। पंकज पुनिया साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कैथल से सिटिंग एमएलए को टिकट दिया, सिटिंग एमएलए ने ये कह भी दिया कि जींद की जनता मुझे जिताएगी तो मैं कैथल छोड़ दूंगा। तो फिर इस कैंडिडेट को हम अगर धोखेबाज ना कहें तो क्या कहें कि आप एक जगह के मतदाताओं को, जिन्होंने आपको चुन करके विधानसभा भेजा है, आप उसको धोखा ही तो दे रहे हैं। तो फिर यहाँ का मतदाता कैसे यकीन कर लेगा? आप तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बात आज नहीं है, ये लगातार जब रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पे जींद के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, लगातार तब से इस तमाम पार्टियां इस बात को कर रही हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ इतना जोरदार होगा कि जो लोग कांग्रेस को चौथे और तीसरे नंबर की बात करते हैं, आज कांग्रेस पहले नंबर पर कैसे पहुंचे। दूसरी बात, जो लोग कैथल के छोड़ने की बात करते थे, रणदीप सुरजेवाला, हम लोग बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, बार बार हम इस बात को कर रहे हैं कि आप सब जो भी तमाम पार्टियों के नेता थे, उनकी विधानसभाओं को हम चैलेंज करते हैं। आप कैथल चल पड़ीजिए, आप अपने टीवी चैनल के साथियों को ले जाकर के वहां के विकास कार्यों को दिखा दीजिए। विकास की बात ही नहीं कर रहा। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हमने एक मॉडल दिया है, रणदीप सुरजेवाला जी ने बताया, वहां पे जींद के अंदर भी जाकर उन्होंने कहा कि वो विकास करने के लिए आए हैं, विकास की बात करने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरी तमाम पार्टियां कोई ना तो विकास की बात करती, वहां पे सिर्फ बातें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो बाटा बाटी की बात कर रही है, दूसरी पार्टियां बात कर रही है तो वो अपने परिवार से बाहर नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि कैथल की जनता के साथ धोखा करेंगे कि नहीं? कैथल की जनता का तो मैं आपको बार बार हम लोगों ने बताया, जो विकास कैथल के अंदर हुआ है वही जींद के अंदर करके दिखाएंगे। तो धोखा कहां से हो गया? आज कैथल के विकास पट पे नया इतिहास लिखा गया है। कैथल की जनता तो बार बार ठीक है, रमन मलिक साहब आइए डिबेट में, प्रचार में जुटी, मलिक साहब आइए डिबेट में, वो जीत के आएंगे इन लोगों। ठीक है मलिक साहब। ऐसा है कि अगर रणदीप सुरजेवाला जी ये बोलते हैं कि कैथल एक मॉडल है विकास का, तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि विपक्ष के एमएलए को ये सरकार समर्थन नहीं देती विकास करने के लिए। वो आपने तो नहीं वो किया, क्यों कांग्रेस के समय में उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, तो कोई योगदान नहीं है। आप लोग अपना मॉडल बता दीजिए ना। आप रणदीप सुरजेवाला जी के मॉडल की क्या बात कर रहे हैं? अरे मलिक साहब, फिर आप अपना मॉडल बता दीजिए ना। अरे पुनिया जी शांति रखिए, विधानसभा अरे पुनिया जी विधानसभाओं का मॉडल बता दीजिए, शांति रखिए। आपने कौन सी समर्थन किया वहाँ पे? बात आप जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। आप ऐसा है, देखिए नहीं, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आपकी सरकार अगर आप ये बोलते हैं ये पिछले 10 साल में विकास का है, बिल्कुल अरे दादा सुन लो, हम सुन ही रहे हैं, लेकिन गलत बात का समर्थन नहीं करते। अरे मत करना समर्थन आपका, आप देने लायक भी नहीं हो समर्थन कांग्रेस किसी को, आप उसको छोड़ दीजिए। कर्नाटक में देख रहे हैं हम क्या कर रहे हो आप।
आपको देखा हुआ है, आपको कर्नाटक ने भी देखा हुआ है, आपको भी 5 प्रदेशों की जनता ने भी देखा, तो आप क्यों आप क्यों ये हतोत्साहित मत हो, आप क्यों ये विलाप हतोत्साहित मत हो। आपको भी 5 प्रदेशों में देखा है ना सर, दूसरे को बोलने दोगे या इंटॉलरेंस दिखाते रहोगे? अरे भाई साहब, तो मुद्दे की बात की, बिल्कुल मुद्दे की बात है, बयानबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं बोल सकते? मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कैसे करोगे? आप कैसे? हाँ तो बताता हूँ ना, अगर बोलने दोगे तो बताएगा ना कोई, अगर आप वर्बल पोल्यूशन करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, दूसरी चीज, अगर आप ये बोल रहे हैं जिस प्रकार से मेरे बोलते ही आपने बोला कि नहीं जी वो तो हमने पहले करा हुआ था, तो इन 4 सालों में क्या करके दिया? सन्नाटा। तो जो व्यक्ति खुद जीरो हो वो जीरो से ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उनकी श्रेणी, तो मानते हो आप जीरो? उनकी तो श्रेणी आप जो मानते हो है, भारतीय जनता पार्टी राहुल जी और सुरजेवाला जी डबल जीरो है, और तंबाकू जो होता है वो हमेशा कैंसर कॉज करता है। आप खुद फेलियर हैं। सोनिया जी को तो मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए सोनिया जी को, फसल फेल हो गई। एनीवेज, आप बात करें काम की, काम के ऊपर आपके पास दिखाने को पिछले 10 साल में कुछ नहीं था। हम तो दिखा रहे हैं ना, चलिए आप देख लीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं, आप दिखा दीजिए अपने बिल्कुल विधानसभाओं को, हम दिखा रहे सारी जगह है, और पूरी जनता ये बोल रही है कि काम हुआ है और काम साफ सुथरा हुआ है। झूठ बोलने से काम नहीं, बिल्कुल आपका राहुल गांधी का एक ही फार्मूला है, चिल्लाओ, झूठ बोलो और काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। झूठ क्या, बिल्कुल हम झूठ के पाँव नहीं होते साहब, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप चलिए, झूठ के पाँव नहीं होते। उसके पास शायद बिस्किट रखते हैं, आपको करनाल घुमाता हूँ, आपके मुख्यमंत्री की विधानसभा घुमाता हूँ, वहां पे क्या सत्यानाश। ठीक है, इस मसले पर हम आगे भी रिएक्शन का दौर जारी रखेंगे और जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी इस चर्चा में आगे जुड़ेंगे। लेकिन थोड़े से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे इस चर्चा को और आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको बता दें कि आज ये जो हमारी चर्चा है 2 घंटे की, यानी 7 बजे तक हम लगातार इस डिस्कशन को बरकरार रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर मिशन 2019 किस ओर जा रहा है और किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग तरह की बातें रखी जा रही हैं। मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश, नब्ज को टटोलने की कोशिश इन दोनों नेताओं की तरफ से जरूर की जा रही है। लेकिन इससे इतर जींद में महासंग्राम हुआ और उस महासंग्राम के आखिरी पलों में मतदाताओं को कौन अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा, इसका फैसला 31 तारीख को होगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस दौरान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ अजय गुलिया जी मौजूद हैं। अजय गुलिया जी, सवाल अब यही है कि आप लोग समर्थन एक का मिल गया विधानसभा में, इस समर्थन को गठबंधन का रूप देंगे या विचारधारा वहाँ भी टटोली जाएगी कि और किन किन चीज़ों पर टकराव की स्थिति है? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बाकी भी और मसले होंगे, अभी तो महज जींद ही था, या और भी बहुत सारे लोगों को टटोल रहे हैं कि भाई 90 और 10 सीटों पर अगर उतरना है तो और लोगों को साथ लाना पड़ेगा। देखिए साकिब भाई, कोई भी 2 दल अगर साथ आते हैं तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कि भाई हमारी पार्टी की ये नीतियां हैं, अगर आप लोग हमारी पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, और ये सिर्फ एक तरफा नहीं, इनकी तरफ से भी ज़रूर कुछ इस प्रकार की बातें होंगी, अगर सहमति बनेगी तो जैसा कि आज दुष्यंत जी ने कहा है, ये क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने जींद में आकर के हमारा समर्थन किया है उसके लिए आम आदमी पार्टी को धन्यवाद, और ज़रूर उससे हमें बूस्ट मिला है। अब दूसरी बात देखिए साकिब भाई, अभी आपने कहा 2 घंटे की चर्चा है तो ज़रूर इस चर्चा को कुछ सार्थक बनाएं। अभी 2 राजनीतिक दल जो भी सत्ता से हटे हैं, 10 साल राज करके हरियाणा प्रदेश में, और एक दूसरा दल जो 4.5 साल से आज सत्ता में है, काबिज है, दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप फेल थे। दूसरा कहता है नहीं हम तो फेल थे लेकिन हमारे तो 14 नंबर आए थे। बोला नहीं फेल तो तुम भी हो। बोले हमारे 12 आए थे, हमारे तुमसे 2 ज़्यादा हैं। कोई इस बात पर 10 साल इन्होंने काम किया, काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगे जींद के लोगों से? देखिए सुनिए, अब पुनिया साहब आप बिल्कुल बोल रहे थे, मैं बीच में कुछ बोल ही रहा हूं भाई साहब, आप बोल तो अब रमन मलिक जी इतनी बड़ी बड़ी बातें, विकास का मॉडल, पता नहीं विकास का मॉडल अगर इनका यहाँ उसमें हवा भर दो तो शायद छत के पार निकल जाएगा। लेकिन विकास के नाम पे कोई भी राजनीतिक दल वोट क्यों नहीं मांग पाया? अगर काम किया होता
क्या कांग्रेस ने भी काम किया होता या भाजपा के मेरे बंधु बैठे इन्होंने भी काम किया होता तो जींद का चुनाव लड़े होते, विकास के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जींद का चुनाव होता। लेकिन जींद का चुनाव तो नहीं हुआ। ये तो सबने देखा, आपने भी देखा और हमने भी देखा। अब बात जो है, अब सिर्फ केवल एक पार्टी जींद में जो चुनाव लड़ रही थी, जेजेपी, दिग्विजय चौटाला जी वहां से प्रत्याशी थे। उन्होंने मतदाताओं के बीच में जाकर के सिर्फ एक ही बात कही कि मैं आपसे दूसरा टर्म जब मांगने आऊंगा, आपके बीच में आऊंगा तो केवल और केवल अपने काम के दम पर आपके बीच में आने का काम करूंगा। जो काम मैं कराऊंगा उन्हीं कामों की बातें करके जो सवाल आपने रेज किए उसके जवाब जरा मैं लेना चाहूंगा और रमन मलिक जी से मैं जरा जवाब चाहूंगा कि जो सवाल उठाया गया यहाँ पर कि आपने विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा। देखिए, सबसे बात ये होती है कि कई इंसानों को एक बुरी आदत होती है कि हम तो जो बोलें वो सत्य वचन और दूसरे की बात सुनने की भी चेष्टा नहीं करते। जींद के चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा ये स्पष्ट रूप से जनता को दिया गया है कि हमने क्या क्या काम करा, रिपोर्ट कार्ड दी है और रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे और जो वाणी या जो आरोप हमारे ऊपर लगाए उसका प्रतिकार करते हुए, उसके ऊपर जवाब देते हुए भी हमने बात कही है। तो चाहे वो विकास की बात हो या जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं उसकी बात हो, दोनों पे जवाब दिए हैं और दोनों के नाम पे, चाहे वो विकास का काम हो और चाहे वो एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रैटेजिकली आप कहाँ पॉइंट अपनी विचारधारा को प्लेस करते हैं उसके ऊपर, तो विचारधारा और विकास दोनों के ऊपर हमने बात करी है। और उसी का परिणाम ये है कि आज हताशा इतनी है कि बिना बैसाखी 2 लोग चल नहीं पा रहे, एक का हाथ जो है वो बाहर से इम्पोर्टेड लेकर आना पड़ा, तो ये तो सामने दिख ही रहा है। और अब बात आती है मेन कि आप बात करते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि एक रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बेस्ड राजनीति का मैं हमेशा समर्थन करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये समय आ गया है कि युवा राजनीति के अंदर ये स्पष्ट रूप से आए कि हमने क्या प्रॉमिस करा था, क्या डिलीवरेंस करी, और इसके ऊपर चलने वालों को कोई मतलब उसमें आपकी काउंटर अजय गोलिया जी का काउंटर मलिक साहब काउंटर। देखिए, किसी एक पार्टी के हमारे साथ आ जाने से उसको बैसाखी का नाम देने वाले लोगों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो 44 पार्टियों का गठबंधन है भाई। हम अगर कोई पार्टी हमारे समर्थन में आती है वो बैसाखी होती है। अभी तो यही अरे यार समर्थन का आपकी तरह झूठी बात नहीं एक गुलिया साहब, तो 44 वाले को क्या कहेंगे? नहीं, 44 वाले को क्या कहेंगे? अरे 44 वाले को क्या कहेंगे? अरे मेरे को जवाब दो। नहीं, ऐसे बैठे गठबंधन समर्थन, आप गठबंधन और समर्थन में फर्क है। 44 पार्टियां, अब उसको क्या कहेंगे? अरे वो 44 नहीं, वो 44 क्या होती है भाई? मैं जवाब दे रहा हूँ, गठबंधन और समर्थन में फर्क है। इकट्ठे हो गए, गठबंधन और समर्थन में फर्क होता है। वो कौन लोग इकट्ठे हैं? अरे वो कौन लोग यहाँ इसी चैनल पे बैठे ये क्लियर नहीं हुआ कि आप मांगने गए थे या आप देने गए थे, तो ये तो अभी यही पे आप क्लियर नहीं कर पाए हो आपस में। पहले ये तो क्लियर कर लो। भाटी साहब, नहीं भाटी साहब का एक साकेत भाई, अली बाबा 40 चोर तो सुना था, ठीक है, शायद नया निकालेंगे अली बाबा 44 चोर। ठीक है, अली बाबा 40 चोर हमने सुना था। ठीक है, जरा बाटी, ठीक है गुलिया साहब एक सेकंड, ठीक है बाटी जी, आप बाकी सब बाटी जी इसमें आप भी बैठे हो, बाटी जी समर्थन देते हैं। ठीक है बाटी साहब, बाटी साहब भी आप चोर कह रहे हैं। बाटी साहब, INLD भी इसी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी, तो उसको भी आप चोर कह रहे हैं। उमेश बाटी जी, ठीक है उमेश बाटी, और बीजेपी अपने जेजेपी को भी ये गठबंधन कर ले तो ठीक है। उमेश बाटी जी, उमेश बाटी जी, नारे लगाने वालों के साथ समर्थन और गठबंधन दोनों अलग अलग चीज। जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उनके साथ ये जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते हैं और 4400 स्टोन पेल्टर्स पत्थरबाजों को रिहा करने का काम करते हैं जो हमारी सेना पे पत्थर बरसाते हैं। ये तो देश और जो देश के लिए काम करने का जज्बा, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं, वो इनको क्या लगा दिखाई देते हैं पता नहीं। आपके पिछली बार जब आपके चैनल पे हम बैठे हुए थे और आपके जो संवाददाता जब पब्लिक के बीच में वहां पर गए और पब्लिक के बीच में जब उन्होंने पूछा तो कुछ लोग वहां पर कैथल से आए हुए थे, तो संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप लोग कैथल से क्या यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं क्या? तो उन्होंने कहा जी हम प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें पता चला है कि जो हमारा विधायक है वो यहीं कहीं घूम रहा है।
तो वो कैथल के लोग जो इन्होंने विकास के लिए जो बताया है कि विकास का मॉडल इन्होंने कैथल में खड़ा कर दिया है रणदीप सुरजेवाला जी ने, उनको वहां के लोगों को वहां के लोगों सुन लीजिए, वहां के लोग जो है प्रचार करने की बजाय वहां पर सुरजेवाला जी को वहां पे ढूंढने पहुंचे कि हमारे सुरजेवाला जी क्या पता विधायक यहाँ पे हमें मिल जाए। तो ऐसा विकास का मॉडल कांग्रेस ये आपकी पार्टी की सोच हो सकती है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच हो सकती है। कैथल के लोगों की ये सोच नहीं है। कैथल के लोगों ने उनका बार बार विधानसभा में भेजने का काम किया है, लिखा हुआ है, आप लोगों को हराने का काम किया है। मलिक साहब भी बता देंगे इनके विधायक। अरे आप लोग तो मुझे लगता है आप बच्चों को आशीर्वाद देकर निकल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 73 में से 6 सीटिंग, आप 6 सीटिंग में क्या बात कर सकते हैं? 73 सीटिंग में से 6 सिर्फ। राहुल की गोदी में बैठ के टिकट मिल सकती है, राहुल की गोदी में बैठकर सारे काम हो सकते हैं क्या? जनता को काम चाहिए, जनता ढूंढती कैथल से आपको ढूंढती इन लोगों ने इतना काम किया कि 15 साल से पंकज भुरिया जी का काउंटर, पंकज भुरिया जी का जवाब। ये वो लोग हैं 15 साल तक प्रदेश की जनता ने इन लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया, इतना काम इन लोगों ने किया। और ये आप बात करते हो कैथल के विकास की और विधानसभा की सीटिंग की। आप विधानसभा के सीटिंग की बात कर रहे हो, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आप बात करो कैथल के विकास की, आप बात करो जींद के विकास की। जो विकास कार्य रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के अंदर किया, आपके बता दीजिए कौन से विधायक ने किया? आपके सुप्रीमो ने किया हो तो आप बता दीजिए। आप लोग बात करते हैं, आपके पास तो जींद में कैंडिडेट जो आपका, आप बोलते हो कि हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का, तो आजाद नॉमिनेशन क्यों करके आया? आप लोगों ने तो अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है। अगर पूरी प्रदेश की जनता, जींद की जनता इस बात को जानती है कि आप लोगों ने वहां पे अपने कैंडिडेट को रेडी को किस लिए उतारा है, आप किसका प्रचार कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आप उसकी वोटों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये आज वहां जींद की जनता इस बात को जान चुकी है। मॉडल बना दिया कैथल को, तो कैथल की आपका कोई मॉडल है आपके पास, या आपके पास सिर्फ लूट खसोट, मारकाट, धमकाना, ये मॉडल है आपका? इस मॉडल को लेके 15 साल देश की जनता ने आप लोगों को बाहर रखा है। आप उस मॉडल से बाहर निकल जाइए। आपको राय देते हैं, अपने घर को भी संभाल लीजिए, प्रदेश की जनता से भी माफी मांग लीजिए। विधानसभा में सीटिंग नहीं कर पा रहे वो आदमी क्या करेगा? आप मॉडल विधानसभा में देखोगे या? अच्छा पंकज भुरिया जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पंकज भुरिया जी, अब मैं कैथल मॉडल को थोड़ा समझना चाहता हूँ। जो विकास कैथल में हुआ है, जो रणदीप सुरजेवाला ने करवाया है, हाँ, और वो पैसे किस फंड से वो उन्होंने विकास करवाया, क्या क्या विकास करवाया, कुछ गिनवाइएगा जरा। सभी राजनीतिक दल हैं, ये लोग आते आते रहते हैं कैथल, इन्होंने देखा होगा उस मॉडल को। नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कैथल, क्योंकि जब रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पे नेतृत्व उन्होंने विधानसभा का किया, जो कैथल की दुर्दशा पिछली सरकार छोड़ के गई थी, उसको पूरे विकास की धुरी पे उन्होंने ला किया। चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो स्टेडियम की बात है, चाहे वहाँ पे सड़क आज मॉडल, आप वो चाहे बस स्टैंड की बात है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र की बात है, हर चाहे बिजली व्यवस्था की बात है, चाहे बाईपास निर्माण की बात है, चाहे पार्कों के निर्माण की बात है, उन्होंने अपने जर्नलिज्म के करियर में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक विधायक है और वो सड़क बनवा रहा है। सरकार ही नहीं की थी, और ये रणदीप सुरजेवाला जी मंत्री भी थे। इन्होंने जो विकास को छोड़ के उसके विकास छोड़ करके फिर ये कैथल में गए, और आज कैथल में इन्होंने विकास किया। और वो विकास बोल रहा है, अरे भाई साहब कैथल जाओ ना, आप लोग जाओ ना, और आप अपनी नेताओं की विधानसभाओं के दर्शन भी करा दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़े। पिछले 10 साल आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी, और आप लोग विकास को छोड़ करके आए थे। लेके आएगी, आम आदमी पार्टी दो यार, आप लोगों के बस की बात नहीं है। स्कूल अस्पताल को लेकर के आएगी, किसानों की बात को लेकर के आपके स्कूलों में भैंसें बंधी हुई है, आपके स्कूलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उसमें भैंसें बंधी हुई है दिल्ली में। आपको नहीं पता, तो वो सारे टीवी चैनल पे और न्यूज़पेपर में छपा था, आपको नहीं पता। ध्यान दिलवाओ, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था, विकास छोड़ के आए थे, इसी पॉइंट पे आने वाला था। पंकज भुरिया जी, विकास छोड़ के 2004 से लेकर विकास को इन्होंने जारी रखा। एक सेकंड, 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार रही। मैं तो बता रहा हूं ना, मैंने बताया आपको। अश्विनी जी एक सेकंड, पंकज एक सेकंड। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। इसमें आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो कमियां छोड़ दी थी, तो पिछली सरकार कौन सी थी?
2004 की आप 2004 की बात कर रहे हैं जो इनेलो और बीजेपी की सरकार थी। अब पिछली बार लगातार थी कांग्रेस की तो 10 साल, उससे पहले भी सरकारें रही है ना। यानी कि आप इनेलो और बीजेपी की बात कर रहे हैं। 10 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए, 10 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए। जिसकी पार्टी की सरकार थी उसको जवाब दे देता हूँ। अरे पहले 10 साल का तो बता दो भाई साहब। मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि हरियाणा की जनता सीबीआई से दुखी हो चुकी है, इसलिए परेशान हूं मैं। हरियाणा की जनता सीबीआई से परेशान है, इसलिए यही तो चाहते हो। आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग की बात ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पर, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन बात कैथल मॉडल की भी यहाँ पर होगी, क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और यहाँ प्रवक्ता ये कहते हैं कि उससे पहले की सरकार यानी 1999 से 2004 तक जब इनेलो और बीजेपी की सरकार रही, उस दौरान खामियां रहीं। यानी कि 10 साल से ज्यादा का वक्त चाहिए था कांग्रेस को कैथल के विकास के लिए। और अब जब बीजेपी की सरकार है तो ये कहते हैं कि वहां कैथल में विकास का एक मॉडल तैयार कर दिया गया है और उसी मॉडल के तहत जींद का भी विकास किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस पॉइंट को हम उठाएंगे और बाकी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछेंगे कि कैथल जब वो जाते हैं तो कौन सा विकास और किस तरह का विकास वहां पर दिखता है जो कटसी बाय रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ये बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और लगातार हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि जींद किसका होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जींद जो जीतेगा वो हरियाणा की राजनीति भी बदलेगा। जींद से जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे उससे हरियाणा की राजनीति भी बदलेगी। कितनी बदलेगी भविष्य की गर्त में है, लेकिन ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब ये पता चल जाएगा कि आखिर जींद का प्यार किसे मिला है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं और सवाल ये उठ रहा था कि कैथल का विकास और जो मॉडल की बात की जा रही है और 4 साल हुए हैं वहाँ से रणदीप सुरजेवाला को विधायक, उससे पहले वो वहाँ के विधायक नहीं थे, लेकिन अब भी ये बात की जा रही कांग्रेस के प्रवक्ता से कि विकास का मॉडल कैथल में तैयार किया गया है। अब इन 4 सालों में किया गया तो सीधा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। अगर इन 4 साल से पहले किया गया तो चूंकि रणदीप सुरजेवाला वहाँ से विधायक नहीं थे तो कांग्रेस को इसका क्रेडिट जाएगा, लेकिन सुरजेवाला साहब को नहीं जाएगा। तो ऐसे में सवाल हर तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं गुलिया जी आपसे शुरुआत करूंगा। कैथल आना जाना लगातार हुआ होगा आपका, कौन सा विकास का मॉडल, और अगर है भी विकास की कोई बयार वहां पर तो उसमें सुरजेवाला साहब की भूमिका कितनी है? देखिए साकिब भाई, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे। कोई भी विधायक या सांसद जो अपने क्षेत्र में कभी जाता ना हो, सिर्फ चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में दिखाई देता हो, और ये सिर्फ ये नहीं कि विकास कार्यों के लिए, किसी भी क्षेत्र की जनता को अपने विधायक की रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी आवश्यकता होती है। कभी कोई अटेस्ट कराने होते हैं, कभी अगर कोई राशन कार्ड के लिए अटेस्टेशन हो, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए क्षेत्र की जनता को अपने विधायक के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब जब भी कैथल की जनता ने अपने विधायक की ओर देखा, वो दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, वो कभी भी अपनी जनता के बीच में नहीं थे। अगर उन्होंने किया हो तो यहाँ कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, कोई ये बताएं कोई बड़ी परियोजना उनके कार्यकाल के दौरान कैथल में आई हो, कोई स्कूलों को उन्होंने अपग्रेड कराने के लिए मुख्यमंत्री के सामने कोई फाइलें लगाई हो, किसी 50 बेड के अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल करने के लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन या कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजी हो, कोई नई पीने के पानी के लिए, जैसा कि लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं, कोई नई पाइपलाइन या कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर करने कुल मिलाकर आपको तो कोई मॉडल नहीं दिखाई नहीं, कोई चलो हाँ, वो बताने का काम तो यही करेंगे। ठीक है, उमेश भाटी साहब का एक बार लेते हैं काउंटर। देखिए, जो अभी गुलिया जी ने बताया, कैथल जाना मेरा भी हुआ है और वहाँ पे देखी है सारी चीज़ें। रोल मॉडल वहाँ पे हमने ढूंढने से भी कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कि मॉडल ही दिखाई दे जाए किसी चीज़ का, तो मॉडल भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है। और सड़कों की हालत और पीने के पानी के साथ साथ सीवर की जो प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से बात चल रही थी अभी पीछे भी कि 10 साल तक सरकार इनकी रही वहाँ पर, और 10 साल के सरकार के अंदर अगर इनसे पहले अगर कोई विधायक रहे होंगे तो उन्होंने भी काम नहीं किया, उससे पहले कोई विधायक रहे होंगे तो उन्होंने काम नहीं किया। क्योंकि पिछले 4 साल से जो विधायक है वो रणदीप सुरजेवाला है, और रणदीप सुरजेवाला के दर्शन करने के लिए अगर वहाँ की पब्लिक को
जींद आना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने दिन अपने वहाँ क्षेत्र में रहे हो, तो इसी से अंदाजा लग गया। आऊंगा पुनिया जी साहब, आप ही से जवाब लेना, सबका सवाल ले लीजिए। अश्विनी जी, कोई मॉडल नजर आया क्या कैथल में? भाई साहब कोई भी मॉडल नजर नहीं आया। खुद जाके शायद ये जो साथी हैं अपने पुनिया जी, ये शायद कैथल घूम के नहीं आए हैं, इन्होंने कैथल का देखा नहीं है कि भी आज स्कूलों की वहाँ क्या दुर्दशा है, अस्पतालों की क्या दुर्दशा है। आज वहाँ एक भी जो सुविधाएं, जो जन सुविधाएं होती हैं, उसका नाम लेने के लिए भी कोई वो नहीं है कि भी कम से कम ये नाम ले लेगा, हाँ शायद ये बनी हुई है। ये सिर्फ झूठे ढकोसले हैं। पिछली जो 10 साल इनकी सरकार रही, वहाँ से PWD मिनिस्टर खुद रणदीप सुरजेवाला जी थे, और इतना बड़ा मंत्रालय इनके पास था, और ये बिल्कुल जो रोज सोनिया के दरबार में हाजिरी भी मारते थे, फिर भी ये कैथल का विकास नहीं करा पाए। आज कौन से कैथल विकास की बात करते हैं, पता नहीं इस चीज का। और क्योंकि आज हरियाणा में जो ये लोग आपको भी नजर नहीं आया। मलिक साहब देखिए, 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसका काम जनता के साथ रहना होता है, उसका काम जनता के लिए रहना होता है, उसका काम जनता के दुख दर्द को दूर करना होता है। अगर कोई अपने ही विकास में लगा हुआ हो, चाटुकारिता करते हुए, तो फिर वो समझ जाती है जनता कि वो क्या है और कहाँ है। जहाँ तक बात रही इनकी, पहले भी कह रहे थे और इन्होंने बीच में मेरे को टोक के करा था, मैं आज भी अभी दोबारा वही बात बोलूँगा कि या तो इनका ये कहना कि सुरजेवाला साहब ने कैथल का विकास कराया वो गलत है, और या ये कहना गलत होगा कि सरकार जो है हरियाणा सरकार, वह इनकी मदद नहीं कर रही कि ये उस जगह का विकास करने। क्योंकि जहाँ जहाँ हुआ है, अगर आप देखना चाहें, मैंने आपको एक पूरी लिस्ट भेजी है, एक चाहे वो 100 का 200 बेड करना हो, नया हॉस्पिटल का जो विषय था, या वेटनरी कॉलेज वेटनरी इंस्टीट्यूट का, या रोड्स का, या अंडर पासेस का, या पानी की पाइप का, या 75 किलोमीटर के करीब वायरिंग चेंज करवा के उसको वहाँ पे बिजली की व्यवस्था ठीक करानी थी। विकास के सारे काम वहाँ पे हुए हैं, और इन सारे की सारी चीज़ों के साथ मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी के पास बैठ के ठीक है कहीं सुरजेवाला साहब का जो एक ऑरा अपना उन्होंने बनाया था यंग डायनामिक लीडर होने का 10 साल 15 साल पहले, वो कहीं उसके ऊपर ग्रहण तो नहीं लग गया? ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उसके बीच में दर्शकों को एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि कंडेला गांव से जो अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है कि कंडेला गांव में 81.06% मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग कंडेला गांव में की गई है। गुलिया जी, आप अपना रिएक्शन रखें, छोटा सा रखिएगा अपना रिएक्शन, ताकि मैं पुनिया जी से उसका रिएक्शन। पुनिया जी तो जवाब दे देंगे, लेकिन अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी चर्चा कर रहे थे कि विकास इन्होंने और मुख्यमंत्री ने ऐसे सिर्फ 2 ही चीजें पूछूंगा। अभी कैथल की और जींद की बात चल रही थी, जो एक जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, एक जिले में, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल, जींद के का और इधर के का, दोनों का नाम बताने का काम मेरे साथ। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन सारे सवाल पुनिया जी, आपने जो इस कैथल मॉडल का जिक्र किया, उसकी धज्जियां तो यहाँ पर उड़ गई इन प्रवक्ताओं की तरफ से। देखिए साकेत जी, ये बहुत ही अच्छा विषय शुरू हो गया कि कम से कम कैथल पे ये लोग आए, क्योंकि ये तो लोग तैयार ही नहीं हो रहे कैथल को मॉडल मानने के लिए। मैं आपको बहुत पीछे लेके जाना चाहूँगा, जब रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पे मंत्री भी थे और विधायक थे, उससे पिछले की सरकारों की ये बात करते हैं, तो उसने पिछली सरकारों के समय पे भी वहाँ जो कैथल के अगर मॉडल की हम बात करें, जिस मॉडल पे हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे जो रास्ता जाता है जिसको पंजाब के रास्ते से भी निकलते हैं, और वहाँ पे बहुत लोग क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और गन्ना और वो सारा पंजाब की तरफ जाता था, वहाँ पे इतना लंबा जाम और इतना सड़कों की हालत जर्जर हालत थी, उनको सड़कों को रणदीप सुरजेवाला जी ने पूरी तरह से बाईपास का निर्माण, चाहे वहाँ जाम की व्यवस्था को ख़त्म करने की बात थी, उनको चौड़ा करने का काम था। उसके अलावा जहाँ वहाँ पे बस स्टैंड की जो बात है, उसको वहाँ पे प्रदेश में अव्वल दर्जे का बनाने का काम उन्होंने किया। वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को उन्होंने दुरुस्त करने का काम किया, जिसके आज ये 100 और 200 बेड की बात करते हैं। हम लोग तो जितनी बात करते हैं उतना हमने काम वहाँ पे किया। हम लोगों ने वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था को बेहतरीन बनाने का किया। आज पार्कों का निर्माण वहाँ पे जो रणदीप सुरजेवाला ने किया, लोग वहाँ पे खुद अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों का स्वास्थ्य वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग उस चीज़ को, अभी हमारे साथी गुलिया साहब कह रहे थे कि अच्छी चीज़ होगी तो उसको मानेंगे, तो मुझे तो इस बात की हैरानी है कि ये लोग अच्छे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर उसको बोल दिया तो अब तो चुनाव हो गए, अब तो आप लोग बोल सकते हैं, अब तो वोट भी डल गई। अभी तक तो आप लोगों ने कैथल मॉडल पे इतनी सारी उंगली आप लोग उठा रहे थे, लेकिन अब तो आप सच बोल दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि, और सारे लोगों ने बात की है कि वहां पे कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, है। मैं तो इस इसका चर्चा मतलब को 4 साल आगे में बढ़ाऊंगा। एक आप छोटे से लोगों ने ब्रेक के लिए जो मुझे रखना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रखना है, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। और अगले जो पड़ाव जो हमारा है वो आखिरी एक पड़ाव होगा इस पूरी चर्चा का। तो छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चर्चा के आखिरी पड़ाव में है, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जींद में किस बिना पर इस बार वोट किया गया होगा, क्योंकि मतदान पूरा कंप्लीट हो गया। हमने कंडेला गांव का आंकड़ा आपके सामने रख दिया कि 81.06% वहाँ पर मतदान हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जींद उपचुनाव में कंडेला गांव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। गजब का मतदान वहां पर देखने को मिला और 81.06% यहां पर मतदान हुआ है कंडेला गांव में। सुबह से ही लगातार मेरे सहयोगी वहां से आपको अपडेट भी दे रहे थे और सुबह से ही हम लोग आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर जोश बना हुआ था और मतदाताओं का पूरा वहां पर जोश देखने को मिला। और लगातार जो संख्या थी वो बढ़ती चली जा रही थी और बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग सब में वो जोश देखने को मिल रहा था। और जो कहा जा रहा था हाउस द जोश, तो पूरी तरीके से यहाँ पर वो जोश देखने को मिला और 81.06% यहाँ पर मतदान दर्ज किया गया। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि भाटी साहब आप दीजिए। ये जो चुनाव खत्म हुआ है, इसमें मुद्दे विकास के रहे कहीं भी, या फिर जातिगत आधारित ये पूरा का पूरा चुनाव रहा, या प्रलोभन वाला ये चुनाव रहा, या फिर वाकई मुख्यमंत्री के दावेदार वाला ये चुनाव रहा? कैसा रहा ये चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल की नज़र में? देखिए, जो हकीकत है इस चुनाव के अंदर जातिवाद का सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। इसमें तरफ से? सबसे पहली बार तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद उन्होंने पंजाबियत का जो नारा दिया, और पंजाबियत के तहत ही जो इंडियन नेशनल लोकदल का जींद चुनाव में कब मैं जींद की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। जींद चुनाव में मुख्यमंत्री की तरफ से कब कहा गया? इंडियन नेशनल लोकदल का जो वो तो नगर निगम चुनाव के दौरान हम लोगों ने सुना था कि मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। करूंगा तभी आप समझ जाएंगे। अगर मिड्ढा साहब को भी अगर वो अपने उस पर लेकर आए और मिड्ढा साहब के लिए जिस तरीके से अड़े हैं वो, तो वो पंजाबियत के नाते से जो है उन्होंने मिड्ढा साहब को वहां पर उतारा। वोट तो जाटों का, और उसके बाद में लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो बात रखी कि मैं पंजाबी हूं और पंजाबियत के हिसाब से जो उन्होंने अपने बंदे को लेकर आए, वही मैं पूछ रहा हूं कब बोला? और उसके बाद में दूसरा के प्रचार के दौरान कब बोला मुख्यमंत्री ने? जींद चुनाव प्रचार के दौरान कब बोला मुख्यमंत्री ने? जींद चुनाव से पहले ही आ गई थी पंजाबियत का। तो जो मेयर के जो इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से उसमें बड़े बड़े जो है ना पोस्टर जो लगे थे और बड़े बड़े जो है, लेकिन अगर पेपरों के अंदर जो ऐड आई है की बात करते हैं तो जींद में सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो जाट समुदाय का। देखिए, लेकिन जींद में जिस तरीके से वो उन्होंने उसको मिड्ढा साहब को, बेटे को जिस तरह से बरगलाया और उस पंजाबियत के नाते से अपने खेमे में लेके आए, वो सबके सामने, और सबसे कोई वो बीजेपी के वहां पर वो नहीं थे, वो प्रत्याशी जो थे उनके फादर जो थे वो इनेलो के नहीं थे। आपके तो निर्दलीय मैं जवाब दे लेकिन वो मैं कह रहा हूं, नहीं पता होगा वो जो है प्रत्याशी जो है मलिक साहब का काउंटर, मलिक साहब का काउंटर, पहले एक सेकंड, पहले मलिक साहब का काउंटर, इस बात पे काउंटर मलिक साहब 5 सेकंड का काउंटर दे रहा हूँ कि इनको पता नहीं होगा कि बड़े मिड्ढा साहब जो थे वो जो हमारा दीपक का निशान था उसके वो वहाँ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आपको याद ना हो, आपको 10 साल बाद जागा क्या? देखिए वो वहां गए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोलें कि उनको पता ही नहीं है या ये चीजें नहीं है, आप इस चीज को चाहे माने, आप नेशनल चैनल पे इस बात अगर आप ये बोलते हैं जो है तो आप मैं आपको दोबारा एक और चीज आपसे पूछता हूँ, जितने भी वहां मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ जो वहां पर, और उससे पहले मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, उनको जब आर.के. आनंद का इलेक्शन हो रहा था और उसके बाद में तो आपने कांग्रेस अगर मिड्ढा साहब के साठगांठ करी थी, वो क्या अड़े मिड्ढा साहब देवीलाल जी की कहाँ गई थी बात? तो मात्र सिर्फ पंजाबियत के नाते से, और अरविंद केजरीवाल का जो अभी परसों जो वहां पर जाना हुआ, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वहां पे वैश्य समाज का जो नारा दिया, और उसके बाद में अगर आप रणदीप सुरजेवाला की बात करें, जिस तरीके से कहा कि मैं बांगड़ का हूं और मैं बांगड़ का जो है यहाँ पर ताजपोशी करना चाहता हूं और उन्हीं के लिए आया हूं, तो ये पूरा का जो पूरा इलेक्शन है ये कहीं विकास के मुद्दे से भटककर और ये सिर्फ जातिवाद का मुद्दा बनकर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, गुलिया जी इसका एक काउंटर करना चाह रहे हैं। गुलिया जी प्लीज। देखिए साकिब भाई,
अगर 21वीं सदी में कोई भी राजनीतिक दल ये सोचता है कि वो जाति पाति के नाम पर या लोगों को बांट करके अपनी राजनीति चमकाने का काम करेगा तो वो गलत सोचता है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 21वीं सदी में राजनीति होनी चाहिए विकास की, कामों की, कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप एक जो व्यवस्था में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन से आप अपने प्रदेश को, अपने देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है या प्रयास करता है वो गलत है, उसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। मैं तो हरियाणा प्रदेश के ना सिर्फ बल्कि हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष के नागरिकों से अपील करते हैं जन पार्टी की तरफ से कि इस प्रकार की राजनीति अगर कोई भी दल करे तो उसको सिरे से नकारने का काम भारतवर्ष के नहीं, हरियाणा वर्ष के नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के लोगों को भी उस पार्टी को वहां से नकारने का काम करना चाहिए। पुनिया जी, सबसे ज़्यादा विधायक अगर किसी पार्टी का जींद से रहा तो वो आपकी पार्टी का रहा। आप विकास मॉडल की बात कर रहे थे कि कैथल का विकास मॉडल जींद में लेकर के आएंगे। साहब, सबसे ज़्यादा विधायक जब आपकी पार्टी ने दिए फिर विकास कर नहीं पाए तो आप कौन सा विकास कर देंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से हमने जब हमारी सरकार थी जींद में हमने यूनिवर्सिटी लाने का काम किया, रेलवे लाइन की बात हमने की, इतना अच्छा हमने स्टेडियम बना के दिया, सिटी पार्क हमने वहाँ पे बनाया, रानी तालाब का हमने वहाँ पे सुधारीकरण की काम किया, बाईपास का निर्माण की हमने बात की, ओवर ब्रिज की हमने वहाँ पे काम किया, गवर्नमेंट महिला कॉलेज के हम लोगों ने वहाँ पे बना के दिया, NH 70 हमने निर्माण किया। उसके साथ ही जींद पूरे जिले की अगर हम बात करें, जुलाना में हमने कॉलेज और अनाज मंडी बनाई, हमने नरवाना में पॉलिटिकल वहाँ इंस्टीट्यूट दिया, उचाना में अनाज मंडी का निर्माण किया, स्पिद्दो में कॉलेज दिया। अब ये आरोप तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं दूसरी पार्टियों को लेकर, लेकिन आज इसका मतलब जींद को विकास चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं? आज आप जो विकास में जींद पीछे छूटा हुआ है लगातार, उसको तो कहीं दोबारा लेके आना पड़ेगा। लेकिन आज आप ये सारे लोग बात कर रहे हैं, आज जींद की जनता ने अभी तो वोट कर दिया, आज जींद की जनता ने वोट किया हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के खिलाफ, आज जींद की जनता ने वोट किया है कॉलेज में टीचरों की कमी के खिलाफ, आज जींद की युवाओं ने आज बेरोजगारी के खिलाफ वहाँ पे वोट किया है, आज नहर के पानी की वजह से वहाँ पे ऐसा ही आप लोग नगर निगम चुनाव के दौरान कहते थे, नगर निगम चुनाव के दौरान भी ऐसा ही आप लोग कहते थे। 500 जगह सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने, इंडियन नेशनल लोकदल का। आप लोग तो खैर उतरे ही नहीं टिकट पर, सिंबल पर अपने, है ना। तब इनके सुरजेवाला साहब ने भी पीछे से हिम्मत लगाई थी, हुड्डा साहब ने हिम्मत लगाई थी, सामने आके हिम्मत नहीं लगा पाए। एक ही प्लेयर भाग रहा है और वो जीत रहा है, आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर सिंबल पे होती, इन लोगों को इनके औकात का पता लग जाता। लेकिन वो आपने दिखाई क्यों नहीं साहब? परिस्थितियां जो भी रही पार्टी नहीं, आपने दिखाई क्यों नहीं? आप हमारी औकात दिखाना चाह रहे थे, दिखाइए, दिखाइए ना। आप भी हिम्मत रखिए ना, आप हिम्मत रखिए ना, और उसके बाद उसके अलावा ये कोई औकात दिखाना, ये करना, ये कोई एक सभ्य समाज के अंदर इस तरीके की डिबेट नहीं होती है। किस चीज की? क्यों आप लोग कुछ भी बोल के निकल जाए, वो सारा कुछ आपके लिए ठीक है। आप ये बोल रहे हो औकात दिखा देते, आप तो कह रहे हैं दिखाओ ना, आपकी तो दिख गई। अगर आपके मानकों से मैं चलूं, अगर आपके मानकों से मैं चलूं तो आपकी दिख क्या गई, उतर क्या गई, ये सारा प्रदेश देख चुका। ये सारा प्रदेश देख रहा है, सारा प्रदेश आपको भी देख रहा है। आप किस तरह की आप अभी बात कर रहे थे जींद के विकास की, आप बात कर रहे थे कि हम लोग जाति की बात नहीं करते, सबसे बड़े जातिगत राजनीति का खराब करने वाले आप लोग, हरियाणा को बांटने वाले आप लोग, आपके मुख्यमंत्री नारा लेके आए थे एक हरियाणा एक हरियाणवी का, सबसे पहले भागे कौन? आपके मुख्यमंत्री। आपके पास जवाब इन बातों का है नहीं, आप सिर्फ बातें करते हैं, बातें घुमाना जानते। आप जवाब दे दीजिए ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारी का क्या हुआ? क्यों मुख्यमंत्री को अपनी जात बिरादरी बतानी पड़ी? आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आज आप लोग आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण में सैकड़ों युवाओं को क्यों मरवा दिया? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। सरकार से लेकर हरियाणा के युवाओं को मरवाने का काम किया, उस बिरादरी के युवाओं को मरवाने का काम किया, सिर्फ अपनी वोट के लिए। आपने उनको मरवाया, आज आप आरक्षण, आप लोग उसका विरोध कर रहे थे। आप लोग कौन सी बात पे रुकोगे? आपने कभी भी, अरे भाई साहब, आप पार्लियामेंट में आज जिस बिल का आपने कांग्रेस का विरोध किया, सबको लेकर के आ गए। आप लोग हैं तो आप कभी एक स्टैंड पे रुके? आपके मुख्यमंत्री जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली, मुख्यमंत्री ने कहा मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, किसी के चाय प्रोग्राम पे नहीं जाऊंगा, किसी का पर्सनल उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने 1 साल बाद किया, वही सारे काम किए। आपने जिस काम के लिए मना किया, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, क्यों आपके मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि मैं किसी के कार्यकर्ता के घर नहीं जाऊंगा, किसी के चाय प्रोग्राम पे नहीं जाऊंगा? नहीं कहा तो बता दीजिए। आज मुख्यमंत्री क्यों दर दर वहां पे घूम रहा है? क्यों
नगर निगम में मुख्यमंत्री को वहाँ पे घर घर पे जाके वोटर में, उससे पहले क्यों वापिस अपनी बात से पलट गए? आप लोग एक बात करते हैं, अगर उन्होंने ये पालन करा पकड़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट के एक साल में जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आप लोगों का स्टैंड है, बात को बदलना। ऐसे नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के घर गए नहीं गए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप काम की बताइए, डंके की चोट पे बोलते हैं, उस बात को पूरा करते हैं। आप लोग अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आपने हरियाणा की घोषणा की थी, उसमें से कौन सी आपने पूरी कर दी? कौन सी आपकी केंद्र सरकार ने उसको पूरा कर दीजिए? आप अपने आप क्यों नहीं पूरा कर पाए? आ रहे आप सोमा वाले आप लोग यही बात कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं। जरा अश्विनी जी से मैं ये पूछना चाहूंगा। अश्विनी जी, उमेश भाटी जी ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे तो वो भी जातिगत राजनीति करते हुए नजर आए। देखिए साकेत जी, मैं बता दूं, ये जो कस्सी उठाने वाले हैं इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी परसों वहाँ आए थे तो वहाँ आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं, किसी भी जाति का नाम वहाँ नहीं लिया गया और ना ही किसी को कुछ व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी लोग इन बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान होकर के बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान होकर के तो हर पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है कि सीबीआई की नीतियों से परेशान होकर के सीबीआई की नीतियों से परेशान होकर के अरविंद केजरीवाल जी के पास माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार इनके पास जाकर के इनके पास, अरे भाई साहब, अभी मैं जनता टीवी स्टाफ को बधाई देना चाहूंगा। अभी पीछे हरियाणा के लोगों ने, आप समाचार नहीं सुनते हैं, आप अरे भाई साहब वही आपको मैं साकेत जी मैं एक को बोल रहा हूँ, तीनों को दर्द होता है। एक बोलता है, एक को, तीनों को दर्द होता है, मतलब इन तीनों को दर्द होता है। वैसे समाज का अपने भाई साहब आप जब भी बोले, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप बोल रहे हो कि दर्द होता है। हाँ। भाई साहब, हम आपको इस लायक ही नहीं समझते। अरे भाई साहब, लायक नहीं समझते थे? AK-47 लेके क्यों भेजते हो रात को कार्यकर्ताओं को उठाने के लिए? AK-47 लेकर के पुलिस को कार्यकर्ताओं को उठवाते हो? उठाया जाता है AK-47 के साथ। अरे फिर उसको कबूल कर लेते हो, पेपर पे छपवाते हो, फिर उसको कबूल कर लेते हो। अरे गुंडों को उसको कबूल कर लेते हो। ये लोग अगर अरे भाई साहब, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं। आप लोग अंग्रेजों की उनसे निकले हो। और जो आप लोगों ने अभी साकेत जी, आपने जो प्रश्न किया, अभी जो आपने साकेत जी प्रश्न किया, मैं उसी पे आना चाहूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि भाई कुछ वहाँ जाति वो नाम लिया गया, कुछ व्यापारी वर्ग इन तीनों लोगों से परेशान होकर के, सीबीआई से परेशान होकर के कुछ लोग अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे और उन्होंने ये कहा था कि आज जींद में जो भय का माहौल है तो उसके लिए अरे भाई साहब, इतना उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन किया और आज उसका नतीजा 31 तारीख को आएगा और दिख जाएगा। ठीक है अजय गुलिया जी, कितना भय का माहौल कितना है जींद में? आपके समर्थन जिनका आपको मिला है वो कह रहे जींद में पूरा भय का माहौल है। नहीं साकेत भाई, जींद से आपके परिवार का गहरा रिश्ता रहा है, आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से। नहीं, इसमें साकेत भाई को इनकार करने वाली बात हाँ, तो फिर एक भय का माहौल अगर बना है जींद में तो फिर आपको इस पर मुहर लगानी चाहिए कि हाँ जींद में भय का माहौल है। नहीं साकेत भाई, देखिए स्पष्ट कर दें, आप सिर्फ जींद की बात ना करें। नहीं सर, अभी जींद की बात कीजिए ना। पूरे हरियाणा। अरे सर, अभी जींद की बात कीजिए, अभी जींद की बात कीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जींद में भय का माहौल है, आप इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? देखिए साकेत भाई, बिल्कुल स्पष्ट बात है सर। नहीं, इसमें मेरे कहने की बात नहीं, आप सुने। नहीं, आप गए ना सर, आपने प्रचार किया, आप वहां गए, आपने देखा होगा कि जींद में भय का माहौल है। 81% मतदान अगर कंडेला गांव में हो जाता है तो क्या जींद में भय का माहौल है? साकेत भाई, जवाब तो मुझे देना है ना। हाँ या ना में आप जवाब दीजिए ना। फिर आप पहले ऑब्जेक्टिव सवाल दे दीजिए। हाँ, आप कहते हैं जींद में भय का माहौल है, उसका जवाब दे देते, रीजन भी बताइए। ठीक है, ये मेरे कहने की, आपके कहने है, किसी और साथी कहने की बात। और भय के माहौल का डेफिनेशन भी दे दीजिए, भय का माहौल क्या होता है? NCRB के, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, उसके अंदर स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लूटपाट की घटनाओं। अभी जींद की बात हो रही है ना, जींद की करो। अरे कहाँ से भय का माहौल है? आपके
रात भर आपके लोग घूमते, एक मिनट, प्रचार करते, नहीं किसी ने किसी को कुछ अब कहा आप नहीं। क्या चाहते हो, आपकी भाषा में जवाब दूं? आप क्या चाहते हो, ऐसी भाषा में जवाब दूं कि दूसरे के बीच में बोलने के उसको रोकने का और टोकने का काम करूं? एक सेकंड अजय गुलिया जी, मुझे ये बताइए, आपके जो प्रचारक रहे या जितने भी समर्थक रहे या फिर जितने भी कार्यकर्ता रहे, कितनों के साथ छिनताई हुई? कितने कार्यकर्ता लूटे गए जींद में? कितने एफआईआर आप लोगों ने दर्ज करवाए क्योंकि वहां भय का माहौल है? साकेत भाई, जरूरी तो नहीं कि हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ अगर क्यों नहीं, क्यों जरूरी नहीं? अगर जो व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, नहीं सर, आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ होगा ना, जो आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ होगा, आपके कार्यकर्ताओं के साथ। आपके जो कार्यकर्ता है, हो सकता है वो जींद के बिजनेसमैन भी हो। कितनों के साथ लूट हुआ जो आप ये कह रहे हैं कि यार आप दही में सही कह रहे हैं कि हाँ जींद में भय का माहौल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है गुलिया जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये माहौल खराब करने वाली बात है। साकेत भाई, जींद के व्यापारियों के साथ जो लूटपाट हो रही है, क्या वो जरूरी है कि अगर वो जेजेपी का ही कार्यकर्ता है तभी हम उसके साथ खड़े होंगे, उस लूट का विरोध करेंगे? अगर वो किसी भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर वो भाजपा पार्टी का, अब वो क्राइम रिकॉर्ड, ये ब्यूरो ने क्या डाटा कहां से इकट्ठे कर लिए? ये लूट वहां हुई होंगी और ये मुकदमे दर्ज हुए होंगे, तभी तो उनके अंदर भय का माहौल, तभी तो वो मुकदमे दर्ज हुए हैं। मेरे आपके कहने से थोड़ी मुकदमे दर्ज हुए। भय के माहौल का मतलब होगा ना सर, घर की कुंडी हमेशा लगी रहेगी साहब, मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है कि जिनकी सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। गुलिया साहब, अब उनको डिफेंड मत करो, उन्होंने गलत कह के मान जाओ। अरे क्यों मान जाए, जब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कह रहा है कि चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं और आपके कहने से मैं मना कर दूं? अरे नहीं, आपके कहने से मैं मना कर दूं? अरे आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? अरे आपकी ये सरकार, आपके समय पे ये चीज नहीं होती थी कि जनता को अधिकार दिया जाए, आंकड़े मैंने तो बनाए, रोका नहीं जाएगा। आप पुलिस को अपने हिसाब से चलाते थे, कांग्रेस अपने हिसाब से चलाती थी। अब आपको नया आ गया, ये सरकार की तरफ से जारी आंकड़े हैं। आपसे ये एक्सपेक्टेड। उमेश भाटी जी, पिछले की वारदात, उमेश भाटी जी का रिएक्शन लेंगे, उमेश भाटी जी का रिएक्शन लेते हैं। एक सेकंड मलिक साहब, एक सेकंड। उमेश भाटी जी, आपका विधायक यहाँ पर रहे, अब जो भी विधायक आएगा जिस भी पार्टी का, अभी तक आप ही के विधायक माने जाएंगे, यानी कि आपके विधायक जब से वहां पर रहे हैं तब से लेकर के अब तक भय का माहौल जींद में बन गया। देखिए, जो चर्चा थी वो ये थी, सवाल ये था कि वहां पर क्या जात बिरादरी की बात करके इलेक्शन को मोड़ किया कि नहीं किया, बात यहां से शुरू हुई थी। और मैंने जो बात रखी थी वो ये रखी थी कि केजरीवाल जी ने वहां पर जाकर जो वैश्य समाज के लोग थे, उन वैश्य समाज के साथ में बैठकर उन्होंने कहा मैं भी वैश्य समाज से आता हूँ, आप भी वैश्य समाज से आते हो, सुन लीजिए आप, पहले देखिए, पहले सुन लीजिए, वक्त नहीं है, बस इतना वैश्य समाज से जींद में वाकई भय का माहौल है? जींद के पूरे हरियाणा के अंदर भय का माहौल है, पूरे हरियाणा के अंदर भय के माहौल है, सारी जगह जो है ना पोजीशन यही खराब है। और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं, जो एफआईआर है, वो सबके सामने निकल के आ रहे हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उनके 4.5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आखिरी कमेंट मलिक साहब, 30 सेकंड्स आपके पास। देखिए, जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात है, वहां पे फर्क ये आ गया कि कुछ लोग तो इसको इस तरीके से भी बोलने लग गए कि बेटी बचाओ का नारा हमारा था, वो बोल रहे बेटी बचाओ। दूसरी चीज, जहां तक बात आती है कि जी भय का माहौल है, मैं तो ये बोलता हूं कि इस प्रदेश के अंदर पुलिस में एक सुधार आया कि किसी की भी कोई भी कंप्लेंट रोकी नहीं जाती। आपके मुख्यमंत्री की मानसिकता रेपिस्ट वाली है, आपके मुख्यमंत्री की मानसिकता रेपिस्ट वाली है। आपका उदाहरण आपके सामने, ठीक है, चर्चा को यही खत्म करना होगा, वक्त नहीं है, चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मतदान के आखिरी वक्त पर हम लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई हरियाणा में भय का माहौल है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।